जी जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, ऐसा है कि ये इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम। देखिए स्टेट जो है वो उससे क्या मुराद है, यानी स्टेट आप कह लें भी किसी भी सिस्टम की जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस उस सिस्टम की जो कंडीशंस हैं वो उस सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करती है या डिफाइन करती है या डिटरमिन करती है, जो भी कह लें आप। ठीक है, तो मतलब कह लें कि इसको सिंपली अगर हम डिफाइन करें, स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या है, हम कहते हैं द कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। और कंडीशन से मुराद यहाँ पर क्या है, यानी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो उनको बेसिकली हम कह रहे हैं यहाँ पर, उनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम कह रहे हैं कंडीशंस। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, वो पैरामीटर कौन कौन से हैं जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ मेरा ये एरो है कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मैस, कंपोजिशन किसी भी सिस्टम की, तो वो ये जो पैरामीटर्स हैं ये उस सिस्टम की स्टेट को बेसिकली क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कह लें हमारे पास कि ये चले इसको इस तरह से मतलब अभी हम डिस्कस कर सकते हैं कि मैं एक और छोटा सा पेज में आपसे ना वो शेयर करवाता हूँ, उससे फिर हम क्या करते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें आप ना, अ, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ना एक छोटा सा ना ये एक हैंड रिटन आप कह लें कि ये एक पेज है। ये एक मिनट बस, हाँ देखिए बेटा ये मतलब यहाँ पे इसको मैंने लिखा है, स्टेट क्या है, द कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम इज अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। और किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है इट इज डिटरमिन्ड बाय डिफरेंट पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज कह लें। कौन कौन सी, मसलन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मैस, ठीक है, उसकी डेंसिटी है, कंपोजिशन है, जो भी है। तो मिसाल के तौर पर देखें, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, या कोई वेसल है, उसके ऊपर ना एक मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, उसके अंदर कोई गैस है। अब ये गैस हमारा सिस्टम है, तो जाहिर बात है अगर ये गैस है, सिस्टम है, इसकी अपनी कोई ना कोई पर्टिकुलर जो है ना वो कंडीशंस होगी, जो प्रॉपर्टीज है उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी। मिसाल के तौर पर इसका अपना कोई ना कोई एक प्रेशर होगा गैस का, इसका अपना एक वॉल्यूम होगा, इसका अपना एक टेम्परेचर होगा, इसका अपना एक मैस होगा, इसकी अपनी एक डेंसिटी होगी, इसकी अपनी एक वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए इसका मतलब इस यानी ये जो इस प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है ठीक है, यानी इसका सपोज कर लें वॉल्यूम 1 dm³ है, प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इन प्रॉपर्टीज की ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये जो ये क्या कर रही है वैल्यूज, इस सिस्टम की स्टेट को, इस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है कि ये सिस्टम किस स्टेट में है, किन कंडीशंस में है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो आप कह लें कि ये जो कंडीशंस हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं, पैरामीटर्स हैं, इनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। कि इन मतलब पैरामीटर की वैल्यूज के चेंज होने से ना सिस्टम की कंडीशन या उसकी स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, तो यही वो पैरामीटर्स हैं, या इनको स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं, कि इनकी वैल्यूज में जब चेंज आता है ना, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है, सिस्टम की जो स्टेट है उसमें भी क्या होता है, वो चेंज आता है। और किसी भी चेंज अप्लाई करने से पहले की जो कंडीशंस होती हैं, वैल्यूज होती हैं, उनको इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट कहते हैं। और किसी भी आप कह लें सिस्टम में चेंज अप्लाई करने के बाद, फिजिकल हो या केमिकल हो, कोई भी हो सकता है, केमिकल चेंज भी हो सकता है, फिजिकल चेंज भी हो सकता है। तो फिजिकल या केमिकल चेंज के बाद उनकी कंडीशंस में जो चेंज आता है ना, यानी जो कंडीशंस हैं, मतलब प्रॉपर्टीज की वैल्यूज में जो चेंज आता है, ठीक है, तो उसके बाद की जो कंडीशन है, चेंज के बाद की जो कंडीशन है, उनको हम कहते हैं फाइनल स्टेट। ठीक है, ये फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। तो अब ये सपोज चेंज करने के बाद इस गैस का वॉल्यूम, ठीक है, सपोज हम इस गैस को हीट करते हैं, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कह लें आप कि टेम्परेचर के बढ़ने से गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो यानी हीट करने के बाद सपोज टेम्परेचर बढ़कर 50 डिग्री हो जाता है, वॉल्यूम बढ़कर 2 dm³। सपोज हम प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ जो होता है ना, इट मीन एक्सटर्नल प्रेशर, सपोज वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट 180। तो कहने का मकसद ये है कि अब चेंज अप्लाई करने के बाद ये वाली कंडीशन है,
इन कंडीशन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम अब किस स्टेट में है, अब वो सिस्टम किस स्टेट में है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, और मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, सिस्टम की स्टेट को बेसिकली क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको मतलब जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यही बात ही मतलब वो पहले डिस्कस हो रही थी। मैं दोबारा उसको आपके साथ में शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर दोबारा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज सेड टू बी इन अ सर्टेन स्टेट व्हेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड। यानी जब कोई भी सिस्टम की यानी अपनी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी गैस ले लें, लिक्विड ले लें, उसका अपना टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, हर चीज़ उसकी अपनी होती है। ठीक है, तो उसको वैसे अपने थर्मोडाइनमिक सिस्टम हम कह रहे होते हैं। तो ये अभी डिस्कस किया, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है, इनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, ये लिखा हुआ बोल्ड लेटर्स में। स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं, ये थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स भी हमें कहते हैं। और सिस्टम में चेंज अप्लाई करने से पहले की जो कंडीशन है इनिशियल स्टेट, चेंज के बाद की जो कंडीशन है वो फाइनल स्टेट कहलाती है। ठीक है, आगे वो यही बात करना चाह रहा है यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में कि ये जो स्टेट वेरिएबल्स है ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर एक या दो की वैल्यूज को फिक्स कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उनकी मदद से ना बाकी जो वैल्यूज हैं स्टेट वेरिएबल्स की वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये देख रहे हैं जहाँ मेरा एरो भी है। अगर हम कोई भी गैस है, ठीक है, अगर 1 मोल गैस ले रहे हैं, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन बन जाती है पी वी इज इक्वल टू आर टी। कोई भी गैस हो, अगर उसका प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, पता हो कि 25 डिग्री टेम्परेचर है, प्रेशर इतना है, आर वैसे कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो जो वी है इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर एक या दो की वैल्यूज को फिक्स कर दिया जाए तो बाकी स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे है। अच्छा आगे बेटा जी, बाकी ये सिंपल चीज़ों को आपने पढ़ लेना है। इसमें वो बताना ये चाह रहा है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन भी एक प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी कह लें जो किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पर डिपेंड करे। इस चीज़ पर डिपेंड ना करे कि उस सिस्टम में चेंज आती कैसे है, उस सिस्टम में चेंज लाई कैसे जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर चलेंगे, मतलब ये मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। एक मैं और पेज यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बस यहाँ देखें, सपोज कर लें कि देखिए जो गैस का वॉल्यूम होता है ना, वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है, और नंबर ऑफ मोल्स या गैस का जो मैस होता है ना उसके भी क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखें जी मिसाल के तौर पर, अब ये ऊपर ही वाली कंटेनर की एग्जाम्पल आपने, ठीक है, अब देखिए ये गैस का ये सपोज इनिशियल वॉल्यूम ये है, ये आपके सामने है, सपोज ये 1 है। अब देखिए ये गैस, और ये अगर इस कंटेनर में देखें इसकी गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। अगर देखिए ये गैस के वॉल्यूम में जो चेंज है ना, चेंज ये हम किसी भी तरह से ला सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस गैस को हीट करें, हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसका एक्सटर्नल प्रेशर कम करें, प्रेशर, तो प्रेशर कम करेंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अब सपोज ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल है, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो, सपोज इनिशियल वॉल्यूम 1 dm³ है और फाइनल वॉल्यूम कितना है 2 dm³। अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालना होगा वो हम निकालेंगे डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। सपोज इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 2 dm³, इनिशियल वॉल्यूम 1 dm³, 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए डेल्टा V जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, कि सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज आती कैसे, वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है चेंज आई कितनी है, यानी इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और चेंज कितना है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इनको कहा जाता है स्टेट फंक्शन का। ठीक है, अच्छा अब मैं दोबारा उसी तरफ मैं वापस आ रहा हूँ मैं, कि जो चीज़ें पहले डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह ना एक टर्म हमारे पास है, आप कह लें कि ये इक्विलिब्रियम, आप कह लें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स कह लें। अब इक्विलिब्रियम स्टेट्स क्या है, अब इनको हम देख लेते हैं। अ सिस्टम इन विच स्टेट वेरिएबल्स, यानी ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह, हैव कांस्टेंट वैल्यूज थ्रू आउट द सिस्टम।
इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कह लें, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं उनकी थ्रू आउट द सिस्टम उनकी जो वैल्यूज हैं वो सेम रहती है। ये कोई भी गैस है, ठीक है, तो किसी कंटेनर में कोई गैस है तो पूरे कंटेनर के अंदर हर तरफ उस गैस का टेम्परेचर भी सेम हो, यानी टेम्परेचर की वैल्यू हर जगह सेम हो, प्रेशर भी सेम हो, उसकी जो डेंसिटी वगैरह वो हर थ्रू आउट द गैस अगर वो सेम है तो हम कहते हैं वो सिस्टम जो है वो क्या है, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और ऑन द अपोजिट साइड अगर आप देखें, अगर कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, तो अगर उसके डिफरेंट एरियाज में तो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज अगर डिफरेंट हो, अगर प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट हो, तो अगर प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट होगी तो मतलब डिफरेंट फेजेस में प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट, तो हम कहेंगे वो सिस्टम जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। मिसाल के तौर पर ये एक डायग्राम है, इसकी मदद से अगर आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे ना तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, सपोज ये फिगर 7.4a है, ये उसकी फिगर है b, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास जो ए है ना, ठीक है, हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये कंटेनर है, इसमें ये गैस है, ये ना उसके साथ ना हमने पिस्टन को फिट किया हुआ, पिस्टन एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ये थ्रू आउट द गैस कह रहे हैं, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम होती है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम, हर चीज जो भी कह लें। अगर आप इसका एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दें, अगर आप इसके एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दें, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फिगर बी में देखिए, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे तो पिस्टन जो है जाहिरी बात है वो डाउनवर्ड साइड पे, इनर साइड पे वो मूव करेगा। ये उससे क्या होगा, जब वो इनर साइड पे मूव करेगा तो गैस के मालिक्यूल जो है वो क्लोज क्लोज करीब करीब आना वो स्टार्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ ये एरो भी बना हुआ है, यहाँ ये मेरा भी एरो है, जब ये इसको हम पिस्टन को करीब लाएंगे ना तो क्या होगा कि ये पिस्टन के करीब जो गैस के मालिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, यहाँ पर उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा, लेकिन ऑन द अदर साइड, अपोजिट साइड, ये जो कंटेनर की जो बॉटम है या ये वाली जो साइड है, यहाँ पर अभी गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो अब एक ही कंटेनर के अंदर डिफरेंट फेजेज एरियाज में, ठीक है, तो अब उसकी डेंसिटी कह लेंगे, इन चीज़ों में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है। ये इस तरह का सिस्टम हम कहलाएंगे ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, कि जहाँ पे डिफरेंट फेजेस में प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट हो, और ये जो ए है इसमें तमाम एरियाज में प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो वो कहना ये चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है कि क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको मतलब जो है कि किस बुनियाद पे हम कह रहे हैं, पहला यही कहता है कि भाई अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि थ्रू आउट द सिस्टम उसका टेम्परेचर सेम हो, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम में तो होगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एक होता है, इसकी वजह से 3 टाइप्स भी हैं, तो यानी हर तरफ, यानी पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई एक्सटर्नल वर्क ना हो रहा हो, मैकेनिकल वर्क, तो वो नहीं हो रहा होगा, यानी कोई एक्सटर्नली हमने प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, उसका पिस्टन नहीं मूव कर रहा, तो हम कहते हैं कि वो जो सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। तो दूसरा, अगर थ्रू आउट द सिस्टम जो है अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम है तो हम कहते हैं कि वो बेसिकली क्या है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्राइटेरिया, इन पॉइंट्स को आपने इसको डिस्कस कर लेना है। आगे वो कहते हैं हमारे पास ना ये थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब देखिए नाम से जाहिर है, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स, थर्म मीन्स हीट, यानी ऐसे प्रोसेसेस जो सेम हीट सेम टेम्परेचर पर प्रोसीड होते हो तो उनको हम कहते हैं आइसोथर्मल। अब जब सेम टेम्परेचर पर कोई प्रोसेस प्रोसीड होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि उसके अंदर जो हीट चेंज है वो जीरो होगा, ठीक है, टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक हमारे पास ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस कि जिसमें एक सिस्टम, उस प्रोसेस के दौरान सिस्टम में ना तो हीट एंटर हो रही है ना उसमें से एग्जिट हो रही है, यानी जिस तरह एक इंसुलेटेड एक सिस्टम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, थर्मोस की मिसाल ले रहे हैं हम, ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम है इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती, इस प्रोसेस के दौरान हीट चेंज जीरो होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। अच्छा, एक होता है आइसोबैरिक,
आइसो मतलब सेम, बैरिक मीन्स प्रेशर। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो सेम प्रेशर पर हो उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोसेस के दौरान अगर प्रेशर सेम है तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबैरिक कह लें आप। एक ये उसकी मतलब आप कह लें ग्राफ भी इसी तरीके से शो किया हुआ है। एक होता है आइसोकोहरिक, ठीक है, यानी ऐसा प्रोसेस जो सेम वॉल्यूम पर प्रोसीड हो, उसकी एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है, उसमें वॉल्यूम चेंज जीरो। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस कि जिसमें ना इनिशियल और फाइनल स्टेट्स क्या हो, बेसिकली वो सेम हो, उसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यानी सपोज कर लें कि हम कोई भी रिएक्टेंट्स हैं उनको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट में, डी में, ठीक है। एक तो ये है कि ये तो डी को दोबारा डीकम्पोज करके वापस ए में ले आया जाए, या दूसरा तरीका ये है कि डी को पहले आप डीकम्पोज करके सी में कन्वर्ट करें, फिर डीकम्पोज करके बी में लाएं, फिर बी से दोबारा वापस ए में लाएं, ठीक है। तो ये इस तरह का जो प्रोसेस है ना, ये दोबारा वो प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही इनिशियल जो हमारे पास थे। तो इस तरह का जो प्रोसेस है ना, उसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो जो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, उसमें जो टोटल एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज होती है, वो बेसिकली क्या होती है, वो जीरो होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास एक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब पहली बात ये है कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस है ना, ये असल ये जो ए है इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो बहुत ज्यादा तादाद में छोटे छोटे स्टेप्स पर मुश्तमिल हो, छोटे छोटे स्टेप्स पर, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर ये अगर आप एक कंटेनर देखें, वेसल देखें ए, ठीक है, इसमें सपोज हमारे पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम ये है, ये एक्सटर्नल आप कह लेंगे हमारे पास ना, ये क्या है कि सपोज ये हमारे पास ये यहाँ नहीं, ठीक है, ये आप कह लें कि ये मूवेबल क्या है, वो पिस्टन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्या करें, इसका ना थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएं, थोड़ा सा, अ वेरी माइन्यूट चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से बढ़ेगा, थोड़ा सा पिस्टन क्या होगा, वो नीचे आएगा। अच्छा, वो चेंज इतना कम है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, हम उसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन है सही वो, ठीक है। अब इतना कम अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर, ये वो चेंज इतना कम ला रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं, यानी जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की जो वैल्यूज हैं, वो उसमें भी चेंज आएगा, लेकिन वो इतना कम आएगा कि हम उसको निगलेक्ट या इग्नोर हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम के ये प्रोसेस क्यों रिवर्सिबल है, कि वो जो थोड़ा सा हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया है, उससे थोड़ा सा पिस्टन नीचे आया है, तो ये इतना कम चेंज है कि अगर हम वो एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा दोबारा कम कर दें, ठीक है, तो फौरन वो चेंज क्या हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी। यानी उसमें वो चेंज इतना कम है कि हम उसको वैसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये इस तरह छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे स्टेप्स में, ठीक है, अगर हम चेंज लाते जाएं, तो ये इस तरह का जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी ये चेंज इतनी कम होती है कि हम इसको किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको वापस हम उसे चेंज कर सकते हैं। और ये बात भी जहन में रखने वाली है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, यानी वो डिफरेंट स्टेप्स जो हैं, ठीक है, वो स्लो प्रोसेस है, स्लोली वो एक डिफरेंट आप कह लें कि छोटे छोटे स्टेप्स में हम जो है कि वो चेंज लाते हैं। और वो चेंज जो है आप कह लें कि इतना स्लो है, इतना कम है कि हम उसको किसी हद तक इग्नोर, हर स्टेप पे उसको निगलेक्ट या इग्नोर भी कर सकते हैं, तो उससे ओवरऑल प्रॉपर्टीज में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, थर्मोडाइनमिक रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है विच टेक्स प्लेस इनफिनिटेसिमली, आप कह लें स्लोली, स्लो प्रोसेस है, एंड इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट कैन बी रिवर्स। उस चेंज को आप आसानी से किसी भी टाइम पे रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कम चेंज है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्स प्रोसेस कहते हैं। जबकि बी में अगर आप क्या करें, आप स्लो चेंज ना लाएं, ठीक है, तो आप उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, तो एक्सटर्नल प्रेशर आप ना सडनली आप उसमें सडन चेंज लाएं, बहुत ज़्यादा चेंज लाएं, एक्सटर्नल प्रेशर को बहुत ज़्यादा क्या करें, बढ़ा दें। जब एक्सटर्नल प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे,
तो उसका जो वॉल्यूम है वो रैपिडली, सडनली और रैपिडली बहुत तेजी से वो डिक्रीज होगा। अब वो इतना लार्ज ह्यूज उसमें चेंज आता है कि उससे उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं वो रैपिडली चेंज हो जाती है। यानी वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, टेम्परेचर में आ गया, प्रेशर में आ गया, उसकी डेंसिटी में आ गया, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से वो सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज वो चेंज हो जाती है। तो हम यही बात करते हैं कि स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज भी चेंज हो जाती है और सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। और इतना लार्ज चेंज होता है कि फिर इसको आसानी से मतलब जो है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इस तरह का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसमें जाहिर बात है इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो सिस्टम होता है ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है और जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है। इस तरह का जो प्रोसेस है जिसको आप सडनली करते हैं, जिसको रिवर्स ना किया जा सकता हो, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। और यही बातों को वो थोड़ा सा आगे वो क्या कर रहा है, इसको ना वो एक्सप्लेन कर रहा है मिसाल। इन्हीं बातों को उसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप मजीद भी इसको आपने रीड कर लेना है। ठीक है। आगे है डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये वही बातें हैं जो पहले ऊपर भी लिखी हुई है, डिस्कस भी की है। इनको आपने क्या करना है, यहाँ से पढ़ लेना। आगे वो कहते हैं नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। असल में सिस्टम जो होता है ना उसकी ना अपनी एक एनर्जी होती है जिसको आप इंटरनल एनर्जी कहते हैं। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो जो किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी है जिसको आप इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी कहते हैं, तो सिस्टम अपनी जो एनर्जी है ना उसको सराउंडिंग के साथ जो एक्सचेंज कर सकता है वो दो तरीकों से कर सकता है। एक होता है तरीका हीट और दूसरा होता है वर्क। एक होता है हीट और दूसरा होता है वर्क। तो सिस्टम जो है वो अपनी एनर्जी को सराउंडिंग के साथ कैसे एक्सचेंज कर सकता है, दो तरीकों से, हीट और वर्क के जरिए। हीट क्या है ये भी हमें पता है, ठीक है, कि ये इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कह लें या इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी कह लें दैट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो है अभी हीट और वर्क को थोड़ा सा हमने क्या करना है, यहाँ को डिस्कस करना है। बस ये ये आगे मसलन हमारे पास ये आ गया जी यूनिट्स ऑफ वर्क। ये वर्क के यूनिट्स आप कह लें हमारे पास हैं, इनको सिंपली पढ़ लेते हैं। यूनिट्स ऑफ हीट है, हीट के अपने जो यूनिट्स होते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर हीट है। ये मतलब एक बाई कन्वेंशन होता है अपनी, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई भी सिस्टम के अंदर अगर हीट एंटर हो रही हो तो वो पॉजिटिव लेते हैं, अगर एग्जिट हो रही हो तो नेगेटिव लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग। वरना एनर्जी या हीट कभी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकती, ना होती है। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, एनर्जी कभी पॉजिटिव भी नहीं होती। तो ये बेसिकली आप कह लें कि ये फॉर द सेक ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग है। अगर कहीं पे एनर्जी का साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि सिस्टम में हीट एंटर हो रही है। ठीक है। और अगर कहीं साइन नेगेटिव है इसका मतलब वो एग्जिट हो रही है, इस तरह से। साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क है, ठीक है, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है। या कह लें कि वर्क डन ऑन द सिस्टम वो पॉजिटिव लेते हैं और वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव। ये फिजिक्स से थोड़ा सा ना वो डिफरेंट है। तो फिजिक्स में ये होता है कि वो कहते हैं कि भाई कोई भी मशीन है जो वर्क कर रही है, तो जिस पर्पज के लिए वो बनी है ऐसी, तो अगर वो वर्क डन वहाँ पर बाय द मशीन या बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव लेती है और वर्क डन ऑन द सिस्टम वो नेगेटिव। हम थोड़ा सा उलट लेते हैं, हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम वो पॉजिटिव है और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है वो नेगेटिव। लेकिन केमिस्ट्री में ये होता है कि हम जो वर्क डन यहाँ पे लेते हैं ना वो बेसिकली हम लेते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क उसकी वजह ये है कि हमें यानी इसमें वर्क की भी डिफरेंट टाइप्स
मैकेनिकल वर्क होता है, प्रेशर वॉल्यूम, इस तरह एक दो और भी टाइप्स। लेकिन केमिस्ट्री में जिस वर्क से हमें वास्ता पड़ता है, डिस्कस करते हैं, वो होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वो कैसे, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए बात ये है कि मसला ये एक मैथमेटिकल वर्क क्या है, W बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे आप स्मॉल l से कहते हैं। ये बाय डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, फोर्स जो हम लेते हैं ना, वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेते हैं, प्रेशर। क्योंकि आपको पता है ना फोर्स क्या है, आप क्या है प्रेशर बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स लग रही हो तो वो एक प्रेशर से डेवलप होता है। तो यहाँ पे वर्क डन जो है हम मतलब क्या लेते हैं, हाँ, ये यहाँ लिखा हुआ है इस तरह कि प्रेशर बराबर होते हैं एफ ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया को उधर ले जाएंगे तो वो बेसिकली फोर्स बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे मसला ये नीचे पिस्टन है ना, यहाँ से अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास, सपोज कर लें कि हमारे पास इनिशियली क्या था, एक गैस थी, जहाँ तक मेरा ये एरो है, सपोज कर लें कि हमारे पास ना ये गैस का वॉल्यूम इतना है, यहाँ पे ये गैस का वॉल्यूम। अगर हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, सपोज उसका वॉल्यूम कम होगा, वो कम होकर यहाँ रह जाता है। तो अब देखिए बात ये है कि उस प्रेशर के बढ़ाने से, ठीक है, उस गैस के वॉल्यूम में जो है कितना उसमें चेंज आता है, कितना चेंज आता है, तो उसको यहाँ पे आप डेल्टा वी कह दें, या उसको आप स्मॉल एल से आप उसको रिप्रेजेंट कर लें। पहले इतना था, यहाँ ये उसमें ये चीज है, ये बेसिकली। तो वर्क डन के मुताबिक सिंपली हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई डब्ल्यू बराबर है, ठीक है, वर्क की जगह फोर्स आ जाएगा, एक्सटर्नली जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं प्रेशर की सूरत में, ठीक है, तो फोर्स की जगह हम प्रेशर ले लेते हैं, और जो वॉल्यूम में चेंज है वो हम डेल्टा वी यानी सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चेंज हम मैयर कर लेते हैं। तो ये बराबर होता है डब्ल्यू बराबर है, ठीक है, तो पी क्रॉस डेल्टा। तो यहाँ पी एफ की जगह इसलिए लिया है कि यहाँ पे हम फोर्स जो ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेंगे और डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चेंज। बस दो साइन आ जाते हैं कि डब्ल्यू बराबर नेगेटिव साइन, ठीक है, वही बात है, वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो ये इस तरह से, तो ये दो तरीके हैं कि हीट और वर्क जिसकी मदद से कोई भी सिस्टम जो है उसकी जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को सराउंडिंग के साथ कैसे एक्सचेंज करता है विद द हेल्प ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो इसको आप यहाँ तक, इसको बेशक आप इसे यहाँ तक तैयार करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर हम नेक्स्ट चीज़